ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है 38 बैंकों को एक साथ बेवकूफ बनाने का। क्या ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड है? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा अलार्म बन चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस का 31,580 करोड़ का लोन अब एक सस्पेक्टेड फ्रॉड है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक लोन डिफॉल्ट है या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड फाइनेंशियल डिसेप्शन? क्या ये भी एक नया फाइनेंशियल स्कैंडल बन सकता है, जैसे हमने माल्या केस में देखा था? अगले 10 मिनट में हम डिकोड करेंगे इस फाइनेंशियल थ्रिलर को, 2015 से 2025 तक का कंप्लीट टाइमलाइन, फॉरेंसिक ऑडिट के शॉकिंग फाइंडिंग्स और पब्लिक बैंक्स, एसबीआई और पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे इसका क्या इम्पैक्ट है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 2015 से, जब रिलायंस कम्युनिकेशंस का नाम था एम्बिशन का सिनोनिम, जब अनिल अंबानी का सपना था भारत के टेलीकॉम मार्केट को डोमिनेट करना, और जब हर बैंक, हर इन्वेस्टर बस एक नाम पर भरोसा करते थे, रिलायंस। 4G रोल आउट का जमाना आ रहा था। आरकॉम ने रेज किया मैसिव लोन, हजारों करोड़ के, सिर्फ एक गोल के साथ कि इंडिया का टेलीकॉम किंग बनना है। और बैंक्स भी तब कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि जब सरनेम अंबानी हो तो नंबर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। लेकिन फिर रियलिटी ने नॉक किया। 2016 से 2018 के बीच EMI डिले शुरू हो गए, स्पेक्ट्रम को ट्रेड करने की डेस्परेट कोशिशें होने लगी, और कंपनी के रोजी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो बैंकों को दिए गए थे, वो एक्चुअल ग्राउंड परफॉर्मेंस से मिलना तो दूर, टकरा भी नहीं पाए। फिर आई वो डार्क फेज 2019 से 2021, डिफॉल्ट ऑफिशियल हो गए, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, और आरकॉम सीधा NCLT के रूम में खड़ा था। बैंक्स के चेहरे पे शॉक था। 31,580 करोड़ का एक्सपोजर एक मैसिव रिस्क बन चुका था। और फिर 2024-2025 ने गेम पलट दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मली टैग कर दिया आरकॉम के लोन अकाउंट को एज सस्पेक्टेड फ्रॉड। फॉरेंसिक ऑडिट स्टार्ट हो चुके थे और रेगुलेटरी स्क्रूटनी अब अपने चरम पे था। अब सवाल ये है, क्या ये सब एक ऑनेस्ट बिजनेस फेलियर था या फिर एक ब्लूप्रिंट था, एक केयरफुली क्राफ्टेड कॉर्पोरेट कोलैप्स का? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब हम खोलने वाले हैं वो राज जो सिर्फ फाइनेंशियल कोलैप्स नहीं, एक कॉर्पोरेट क्राइम थ्रिलर लगता है। 31,580 करोड़, इतनी रकम छोटी इकोनॉमी जैसे भूटान के GDP के बराबर है। और ये पैसा किसने दिया? SBI सबसे बड़ा लेंडर था, फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक, IDBI और 38 कंसोर्टियम बैंक्स ने मिलकर दिया। पहले सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा था, स्पेक्ट्रम एक्विजिशन, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, पैसा कहाँ गया ये सवाल बढ़ता गया। अनिल अंबानी का विजन एक टेलीकॉम एम्पायर बनाने का था, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट ने इस विजन के पीछे का सच का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12,692 करोड़ यानी 41% लोन का पैसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में गया विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सर्कुलर रूटिंग ऑफ फंड्स हुआ, एक ग्रुप एंटिटी से दूसरे में पैसा घूमता रहा। 13,667 करोड़ यानी 44% लोन रिपेमेंट के लिए यूज हुआ, जो ओरिजिनल सैंक्शन यूज के अगेंस्ट था। देना बैंक का 250 करोड़ का शॉर्ट टर्म कैश फ्लो लोन, जिसका यूज वर्किंग कैपिटल के लिए होना चाहिए था, उससे एक्सटर्नल बोरोइंग रिपे की गई। रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जरिए डाइवर्जन दिखाया गया। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का 248 करोड़ कैपेक्स लोन भी रिलायंस इंफ्राटेल के थ्रू घूमकर रिपेमेंट में चला गया। सबसे चौंकाने वाली बात, 41,863 करोड़ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ट्रेस हुए, जिसमें से 13,000 प्लस करोड़ का ट्रेल मिसिंग था। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फिक्टिशियस एंट्रीज और नेटिजन्स नाम का फिक्टिशियस एंटिटीज का यूज भी हुआ।
पैसा सिर्फ दिखाने के लिए सर्कुलेट किया गया, जैसे कोई अकाउंटिंग इल्यूजन हो। फॉरेंसिक ऑडिट ने इंट्राडे लिमिट साइकिलिंग का भी खुलासा किया। 100 करोड़ का लिमिट यूज करके पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रुप कंपनीज के बीच साइकिल किया गया, सिर्फ बुक्स में मूवमेंट दिखाने के लिए। कुछ इन्वेस्टमेंट जैसे 1883 करोड़ के म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट्स तुरंत लिक्विडेट करके लोन रिपेमेंट में डाइवर्ट किए गए। ऑडिट ये भी बताता है कि इनिशियल फेजेज में यूसेज पर्पस ड्रिवन था, लेकिन मिड फेज से पैसा और पर्पस दोनों अलग दिशा में निकल गए। ट्रांसपेरेंसी के बावजूद डॉक्यूमेंटेशन में ग्रॉस इरेगुलरिटीज, टाइमिंग मिसमैचेस और फंड यूटिलिटी मिसयूज साफ नजर आए। ये कोई बिजनेस फेलियर नहीं, ये प्लान डाइवर्जन और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का केस है। अब पलटते हैं कहानी का वो चैप्टर जहां रूल्स बदले और खेल ही बदल गया। रिसेंटली आरबीआई ने फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन नॉर्म्स को टाइटन किया, फ्रॉड की डेफिनेशन शार्पेन हुई, रिपोर्टिंग डेडलाइन शॉर्टेन हुई, फॉरेंसिक ऑडिट्स अब सस्पिशियस केसेस में मस्ट बन गए। पहले बैंक्स फ्रॉड टैक्स से बचने की कोशिश करते थे, लीगल कॉम्प्लिकेशंस और पब्लिक स्क्रूटनी के डर से, लेकिन अब डिले नहीं, डिसीजन लेना जरूरी हो गया है। आरबीआई का सिग्नल क्लियर है, नो मोर हाइडिंग। ये रिफॉर्म आरकॉम जैसे केसेस पे डायरेक्टली अप्लाई हुआ। इमीडिएट इम्पैक्ट अकाउंट रिक्लासिफिकेशन, मीडियम टर्म लीगल प्रोसीडिंग्स में तेजी और लॉन्ग टर्म बैंकिंग सेक्टर में डिसिप्लिन का नया दौर। अब हर कॉर्पोरेट बोरोवर माइक्रोस्कोप के नीचे है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट, अनिल अंबानी और उनकी लीगल टीम बैटलफील्ड में उतर चुके हैं, अपने एम्पायर के खिलाफ लगे फ्रॉड के इल्जाम का जवाब देने। उनका पहला आर्गुमेंट, फंड्स का जेन्युइन यूज हुआ, स्पेक्ट्रम एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। दूसरा, नो इंटेंट टू चीट। अंबानी कहते हैं मार्केट कंडीशंस ने उनकी कंपनी को इम्पैक्ट किया, जियो का एंट्री, प्राइस वॉर और रेगुलेटरी शिफ्ट्स। और तीसरा, प्रोसीजरल कंप्लायंस, लोन एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन सब रूल्स के अकॉर्डिंग थे, उनका क्लेम है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट और एसबीआई के फाइंडिंग्स कुछ और ही कह रहे हैं। रिलेटेड पार्टी एंटिटीज, क्वेश्चनेबल रूटिंग, इरेगुलरिटीज, ये सब सवाल खड़े करते हैं। कोर्टरूम में दोनों साइड्स अपने सबूत लाएंगे। ये लीगल बैटल अभी शुरू हुई है और इसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म होगा। ये कहानी सिर्फ आरकॉम की नहीं है, ये उन बैंक्स की भी है जिनके बैलेंस शीट पे ये फ्रॉड टैग का डायरेक्ट असर पड़ेगा। एसबीआई का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा था, पीएनबी, आईडीबीआई जैसे बैंक्स भी इस कंसोर्टियम में शामिल थे। एनालिस्ट का कहना है प्रोविजनिंग प्रेशर बढ़ेगा, क्रेडिट क्वालिटी पे असर पड़ेगा और ये एक वेकअप कॉल बन चुका है बैंकिंग सेक्टर के लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग जरूरी है, लोन डिसबर्सल से पहले ड्यू डिलिजेंस टाइट होना चाहिए। रिस्क फ्रेमवर्क अब पूरी तरह रीराइट हो रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट कोलैप्स नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक शॉक था। आरकॉम के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एनसीएलटी में अभी भी एक्टिव है। यूवीएआरसी और जियो जैसे प्लेयर्स ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन रेजोल्यूशन प्रोसेस अब कॉम्प्लेक्स हो गया है। बायर्स कॉशियस हो गए हैं, रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स अब लोअर लग रहे हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि फाइनल रिकवरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए एक्सट्रीमली लिमिटेड होगी। शेयर होल्डर्स के लिए तो रिकवरी चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। ये एंड नहीं है, ये एक बिगिनिंग है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए एरा का। ये सिर्फ एक लोन डिफॉल्ट नहीं था, ये ट्रस्ट का कोलैप्स था। रिटेल इन्वेस्टर्स नुकसान झेल चुके हैं, बैंक्स क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लेकिन सबक भी क्लियर है, बोर्डरूम शुड नॉट बी अ रबर स्टैम्प। डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमली डिस्क्लोजर एसेंशियल है। फ्यूचर रोड मैप, स्ट्रिक्ट ऑडिट्स विद फॉरेंसिक डेप्थ, रियल टाइम मॉनिटरिंग पावर्ड बाय टेक, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्गर बने। ये केस एक रिमाइंडर है कि अगर विजिलेंस नहीं हुई तो कल फिर एक आरकॉम और खड़ा हो सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पावरफुल लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम ऐसे ही पावरफुल एनालिटिकल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और याद रखिए, पैसा सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं, पैसा एक जिम्मेदारी है। कीप वॉचिंग, कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। इंडिया के कॉर्पोरेट फ्यूचर को आपके जैसे विजिलेंट इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए ड्रीम बिग। जय हिंद।